अब हम उस महंगाई का जिक्र करने जा रहे हैं कि मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इस मामले को डाला जा रहा होता है और हम देख रहे होते हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ही होता है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होश रुपा इजाफा। बिल्कुल, जैसे हमने कराची की बात की थी, इसी तरह पंजाब में और दीगर हिस्से जो है मुल्क के, उधर भी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। ख़ास तौर पर अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन 370 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो में कोयटा में भी बेचा जा रहा है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि पंजाब से कोयटा और मुल्हिका इलाकों को मुर्गी जो है वो सप्लाई होती है, वहीं से कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो चिकन की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। और चिकन महंगा होने की वजह से फार्मी अंडे भी महंगे हो गए हैं, जबकि लाहौर में भी कीमतों को पर लग गए हैं। मज़ीद 11 रुपये इजाफे के बाद चिकन 360 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अच्छा, महंगाई के सताए अवाम बेचारे मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा होने पर बिलबिला उठे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए, 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब मुर्गी फरोश कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं और उनका जो असर है वो इन चीज़ों पर पड़ रहा है। ये तो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है, मतलब डीज़ल की वजह से कहते हैं कि चूँकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है कि हमें मज़ीद जो है फ़ीड हमें महंगी डालनी पड़ रही होती है। मुख्तलिफ मसाइल हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं और चिकन महंगा होने पर लोग कितने परेशान हैं, उनसे जानने की कोशिश की है, वो आपको सुनाते हैं। एक गरीब आदमी जो है मुर्गी खरीद सकता था, उसको भी इन मुनाफाखोरों ने इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी उसे खरीदने से भी बेजार हो गया। गरीब आदमी का ये था कि चिकन आराम से खा लिया करता था कि एक अफोर्डेबल प्राइस में थी, अभी काफ़ी डाउन भी थी। 420 रुपये किलो अभी मैंने खरीदी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, लोग बागों की रेंज से बाहर हो गई है। लोग बाग जो पहले खा रहे थे अब वो भी नहीं खा सकेंगे। 300-400 रुपये 500 रुपये कमाएगा तो मुर्गी लेगा तो रोटी भी नहीं ले सकेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाजार का जो रेट है वो पूछ के आया हूँ, 360 उसने बताया मुझे जो चिकन है। अब मॉडल बाजार में भी 360 मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या है? एक आम मजदूर है, कैसे वो सर्वाइव करेगा? आई डोंट नो अबाउट दैट। चिकन को देख लें आप, 400 रुपये रेट हो गया है। पहले के हालात को देख लें और अब के हालात को देख लें तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि कीमतें कम की जाएँ। हमारे वर्ग गरीब लोग जो हैं वो बहुत पिछड़े हैं, तो लिहाजा इसलिए कि महंगाई कम की जाए। सफ़ेद पोश आदमी है, जब भी हम जाते हैं 5, 10, 20, 50 हर चीज़ पे बड़ा हुआ होता है। हाय खान साहब, आपने तो लोगों से ना जीने का हक भी छीन लिया। जो लोग पहले बेचारे कहते थे ना कि हम लोग मुर्गी गोश्त नहीं खा सकते थे, वो मुर्गी खा के गुजारा कर रहे थे, आपने तो वो हक भी उनसे छीन लिया। लोगों की राय आपने सुनी है, लोग बड़े परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इसी पर हम बात करेंगे कराची से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शराज। बताइएगा कराची में इस वक्त जो चिकन है वो किस भाव मिल रहा है और जो कीमतों में इजाफा होता जा रहा है रोज़ बरोज़, वजूहात कुछ सामने आई हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, चिकन की कीमतें तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और कुछ अर्सा हमने देखा था कि चिकन की प्राइसेस कंट्रोल हुई थी, लेकिन इसके बाद अब जो है एक मरतबा फिर चिकन की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त कराची में 90 रुपये किलो तक महंगा हुआ। 350 से 360 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो गोश्त फरोख्त हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है इसकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं और 430 रुपये से लेके 450 रुपये किलो तक जो है वो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 270 से 280 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि एक तरफ हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से भी प्राइस कंट्रोल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी अमली इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं। मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं कि कभी बताते हैं कि चिकन की कीमत जो है सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क है वो बढ़ गया, कभी कहते हैं कि फीड की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत को जवाज़ बनाते हुए कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोल 5 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर महंगा होता है, लेकिन चिकन की कीमत जो है 20 से 25 रुपये एक ही रोज़ में बढ़ा दी जाती है। और इसी तरह जब भी सारिफ जो है चिकन खरीदने मार्केट जाते हैं उन्हें नया रेट जो है वो सुनने को मिलता है। जब इसके अलावा शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि प्राइस कंट्रोल का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, सप्लाई डिमांड का जो फ़र्क है उसको जो है मुतवाज़न रखने के लिए हर वक्त जो है इक़दाम करने चाहिए, लेकिन सूरत हाल इसकी बिल्कुल हमें बरक्स ही दिखाई देती है। और इसी वजह से अब शहरियों का ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं जो 700 से 800 रुपये फ़ी किलो गाय का गोश्त नहीं खरीद सकते, कराची में मटन 1300 से 1400 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त होता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शराज, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बात पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा बुनियादी वजूहात क्या हैं, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल में
अगर हम ये पोल्ट्री की कीमतों की बात करें तो ये प्योरली किसी के हाथ में नहीं होता, ना फार्मर के हाथ में होता है, ना ये किसी और बंदे के हाथ। ये मार्केट फोर्सेस हैं, इसमें सप्लाई डिमांड का वो कहते तो हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं। अगर आप याद करें तो ये रमज़ान के महीने से पहले रमज़ान में ये इसी तरह कीमतें बढ़ी थी और इसी तरह शोर उठा था और लोगों ने इस पे थोड़ा सा मुश्किल आई थी उनको। फिर आप वो शायद किसी को याद नहीं कि बड़ी ईद के ऊपर ये 125 रुपये किलो पे चली गई थी और उस वक्त किसी को याद नहीं था कि ये उस फिनोमेने में उस वक्त में पोल्ट्री फार्मर जो है उसका काम बंद हो रहा होता है, वो नुकसान करके इस काम से निकल रहा होता है। और उसके बाद अब दोबारा सप्लाई डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई कम है, तो इसमें इसका और किसी के बस में नहीं होता कीमतों को बढ़ाना या कम करना। अगर पोल्ट्री वालों के हाथ में कीमतों को बढ़ाना होता तो फिर 125 वो नहीं करते, वो हमेशा ही इसको 500 पे रखते। तो इसमें थोड़ा सा ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ है कि आप पिछले अगर आप देखें स्पेशली 3-4 साल में कई गुना इजाफा हुआ है इनपुट कॉस्ट में। ये ना कि परसेंटेज नहीं कह रहा मैं, 3 गुना तकरीबन इजाफा हो गया पिछले दिनों में जी। और उस पिछले सालों में 3-1 सालों में ना। अब इसमें यह है कि अब हमारी एक और भी लोगों से इस्तदा है कि आप चिकन का मीट है, एक इसके साथ बीफ है और इसके साथ बकरी का गोश्त है या मटन है। तो मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि आपके ख्याल में चिकन के प्राइस की क्या वैल्यू होनी चाहिए? आया वो मटन से आधा होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए? क्योंकि चिकन भी इसी तरह प्रोड्यूस होता है जिस तरह बीफ या मटन प्रोड्यूस होता है, उस पर कॉस्ट लागत आती है। हम ऐसी प्राइस को रेफरेंस ना रखें कि जब पोल्ट्री फार्मर नुकसान ये करके जा रहा होता है। कि एक तो ये मौक़िफ़ है कि जो हमेशा से हम सुनते भी आ रहे हैं, इसको कवर भी करते आ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का। दूसरा मामला डॉलर से अब कुछ रिलेट किया जा रहा है, फीड महंगी हो रही है, वो बात की जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से भी कुछ इजाफा हो रहा है। ये फैक्टर्स कितने अहम हैं इसके साथ? जी बहुत बड़ा फैक्टर है पोल्ट्री में। तकरीबन आपकी एग्रीकल्चर में बल्कि बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, केमिकल सारे इंपोर्ट होते हैं। सोयाबीन एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि एडिबल ऑयल भी इससे निकलता है, वो भी इंपोर्ट होता है। कनोला इंपोर्ट, तो बहुत बड़ी पार्ट ऐसा है। अगर फाइनेंशियली देखें तो ऑलमोस्ट 70% जो अजनास हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के साथ हमारा इस्तदा है वो है कि ऐसी चीज़ जो कि फूड में एज रॉ मटेरियल आ रही है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना या ड्यूटी लगाना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उससे स्वाय महंगाई के और कुछ नहीं होगा। और इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं जी कि उसके ऊपर कम से कम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते उसके ऊपर सेल्स टैक्स या ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी। और 2013 में कोई ड्यूटी या सेल्स टैक्स नहीं था इस किस्म के आइटम्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम कुछ ट्रेंड देखते हैं, जब भी कोई ईद आती है या कोई इवेंट होता है तो हम देखते हैं कि जो मुर्गी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जब सर्दियां आ रही होती हैं तो अंडों की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो जाता है। ये क्या अब जब सर्दियां आ रही होंगी तो अभी जिस तरह की कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब जब सर्दियाँ आ रही होंगी तो क्या ये कीमतों में मज़ीद इजाफा भी होगा? इसके भी इम्कानात हैं? देखिए मार्केट फोर्सेस हैं, एक ट्रेंड्स होते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। और एक और बात याद रखें कि जब कीमत कम होती है, नुकसान हो रहा होता है, उससे पोल्ट्री श्रिंक हो रही होती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है। जब भी रेट ज़्यादा होता है तो वो लोग वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि कम रेट वजह बनती है ज़्यादा रेट होने की, और ज़्यादा रेट जो है वजह बनती है कम रेट के गिरने की। तो ये एक डब्ल्यू कर्व चलता है पोल्ट्री का, क्योंकि पाकिस्तान में पोल्ट्री का प्रॉब्लम यह है कि हम फ्रेश बर्ड मार्केट में डील कर रहे हैं। हमने रोज़ फ्रेश मुर्गी दुकान से ख़रीद के ज़िबा करके खानी होती है। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, इस वजह से पोल्ट्री की पेरिशेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात थे और मुख्तलिफ उन्होंने रीजंस बताई हैं कि जिस वजह से ये इजाफा हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पहली चीज़ है और बाकी मामलात हैं वो तो हमेशा से आ रहा होता है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ तो यह है कि अब हमें ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को भी होना, सबको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोविंशियल टॉपिक्स कौन से हैं
और फेडरल टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इंतज़ामिया को भी इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या कीमतें जो है मनमाना उनमें इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इंतज़ामिया ने भी कार्रवाई करनी है, सूबाई हुकूमतों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ होता है। लेकिन जब पब्लिक बात कर रही होती है, क्योंकि जब बात वजह ये बताई जा रही हो कि डीजल महंगा हो गया इसलिए रेट ऊपर चले गए, देखें जी डॉलर किधर पहुंच गया, फीड महंगी हो गई है इसलिए ये मसाइल आ रहे हैं, तो फिर पब्लिक उसको रेफर कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कि पॉलिसीज़ की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, फिर पब्लिक उस तरफ जा रही होती है। लेकिन इंतज़ामिया को जो है इसके ऊपर कोई क्लियर अपना सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी, कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो है वो अपना काम करें। वो सिर्फ बनाई ऐसे ही नहीं जाती हैं, उनको काम भी करना होगा और वो काम करें ताकि इन चीज़ों पर कंट्रोल भी हो सके। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिंदा लोगों के बाद मरहूम अफराद की भी जाली कोरोना वैक्सीन एंट्रियाँ होने लगी हैं। जिससे हमने पहले देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी हुई थी और अब उनके बाद उनकी अहलिया जो है मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज, उनकी भी जाली एंट्री का इंकशाफ हुआ कि जो उनको भी वैक्सीनेट कर दिया गया। हाँ जी, पाक पैक के हवाले से कहा जा रहा है कि जो कैंसिनो वैक्सीन है उसकी डोज़ का इंदराज सामने आया और उनको जो वैक्सीन की जाली एंट्री आई है 5 अक्टूबर को की गई है, उनके वैक्सीन का जाली इंदराज मेलसी के इलाके में हुआ है और वो तकरीबन 3 साल कबल 3.5 साल कबल जो है इंतकाल कर चुके हैं। अच्छा हमजा, ये तो एक ये केस था ना। अब दूसरे जो हम देखते हैं कि इसहाक डार का भी जाली इंदराज सामने आया, लंदन से बैठे उन्होंने वो लंदन में बैठे हैं और उनका इंदराज यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाली वैक्सीन का जो उनका इंदराज है वो मुल्तान में हुआ है कि जी वहाँ पर मुल्तान में कहा गया है कि जी यहाँ पर इनको वैक्सीनेट कर दिया गया इसहाक डार को, जबकि वो लंदन बैठे हैं। अगर ऐसी ही चीज़ें रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो है ना नेगेटिव आप कह लें कि आपका इम्पैक्ट जो है बाहर भी पड़ेगा, वो फिर हम पे यकीन नहीं करते हैं। आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे कौन यकीन कर रहा होगा कि ये शख्स वैक्सीनेटेड है भी या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और फिर हैरत है इस बात पर कि गवर्नमेंट जब बात कर रही होती है, इंतज़ामिया के लोग जब बात कर रहे होते हैं, वो बात ये कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने लगवा ली, ये उनकी तरफ से साजिश की गई और उनका काम ही फ्रॉड करना है, उनका नाम ही ठगी लगाना है। इस तरह के अल्फाज बाकायदा तौर पे वुज़रा की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो आपसे बनता है कि आपका सिस्टम शायद इतना वीक है कि वो लोग ये करने में कामयाब हो रहे हैं। सिस्टम के अलावा ये इंडिविजुअल हमारा अपना भी काम है कि हम लोग, ये हमारी अपनी सेहत की हिफाजत के लिए, तो हम लोग इस तरह के चीट करके ना मतलब अपने सर्टिफिकेट हासिल करें, बल्कि हम लोगों को प्रॉपर जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा ताकि हम इस बीमारी से जो है, ये जो वबा है, इससे हम जल्द अज जल्द बाहर निकल सके और पाकिस्तान को कोविड फ्री बना सके। लेकिन वो बात दुरुस्त है, लेकिन एक इस मामले के अंदर कि जिसमें बेगम कुलसूम नवाज के नाम पर, मियां नवाज शरीफ के नाम पर या इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर जब हो रहा है, तो इससे लगता ही है कि ये बाकायदा प्लान्ड तो किसी ना किसी तरह से है ना। किसी भी आम के तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर हो सकता है अगर करवाना ही है जाली वैक्सीनेशन, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है उसमें ये सवाल फिर भी है कि ये हो रहा है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है? इनके तो नाम सामने आगे पता नहीं कितने नाम ही सामने नहीं आए जिनके शनाख्ती कार्डों के ऊपर वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इनकम टैक्स गुजारों के लिए एक नया कानून जो है वो आ गया अब, और ज़राए FBR के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का जो रकम का जो बैंक है डिपॉजिट टैक्स रिटर्न में जाहिर करना होगा और ऐसे डिपॉजिट से बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की अदायगी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। और सफरी ट्रांसपोर्ट अखराजात, फीस की अदायगी भी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। जुर्मानों और माल बर्दारी के अखराजात भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। जबकि FBR से ऑनलाइन इंजमाम करने वाले रिटेलर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल की तनसीब करने वाले 1136 बड़े परचून फरोश शामिल हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़िशान मर्चेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़िशान मर्चेंट सर। FBR ज़राए के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम का जो बैंक डिपॉजिट टैक्स रिटर्न है उसमें जाहिर करना होगा, और जबकि ऐसे डिपॉजिट पर बहुत सी सहूलियात पर टैक्स छूट भी दी जाएगी। इस कानून बनाने का मकसद क्या समझ आता है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो कानून है वो ये है कि कोई भी कंपनी जो है, आप चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो कोई भी एक एक्सपेंस जो पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पहले वो पेमेंट बाय चेक होती थी, लेकिन अब उसकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करनी होगी। यानी इसका मकसद ये है कि ये बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इसमें फिजिकल चेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इसको इसलिए लाया गया है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेहतर हो सके। अलबत्ता इसको लाने के फौरन ही बाद, चूंकि बैंक्स इतने इक्विप नहीं थे इन सारी चीजों के लिए, तो इसको फिल वक्त 1 नवंबर तक जो है इस लॉ को
सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो है अभी कंपनीज जो है अपने सिस्टम्स को और अपने बैंक अकाउंट्स को भी वो अपडेट करेंगे। इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की सहूलत को जो है वो अपने पास इंश्योर करेंगे कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो तो वो उसको अकोमोडेट कर सके। लेकिन इसमें बुनियादी मसला ये है कि ये जो ट्रांजैक्शंस जब भी होंगी तो इसमें यकीनन बहुत सारे वो लोग या जो कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, वो इसको फिल फॉर जो है अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे और इसकी वजह से जो है बेजा परेशानियां होंगी उन बिजनेसमैन को कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। शायद रूरल एरियाज वाली जो है कराची, लाहौर वगैरह, उधर तो शायद फिर ये काम किसी न किसी हद तक हो सकेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जो दूरस्थ जो शहर है या जो इतने ज्यादा आबाद नहीं है, जो या वहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज जो है वो इतनी अच्छी तरीके से अभी नहीं मौजूद है, वहाँ पे यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगरचे ये बात तो आपने की कि जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस है या यूटिलिटी बिल्स है या फ्रेट है, इसके लिए जो है फिजिकल चेक्स का इस्तेमाल अब भी होता रहेगा। अच्छा, ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, 2.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम का बैंक डिपॉजिट टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर करना होगा, ये किन लोगों के लिए है? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कल से चल रही थी, ज़रा समझ भी नहीं आ पा रही थी कि अगर हम अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाते हैं 2.5 लाख रुपए का तो हमने भी उसको रिटर्न के अंदर शो करना है, नहीं करना, और ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा अगर सबको ये रिटर्न के अंदर शो करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहे थे। देखिए, ये सिर्फ मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर है। एक आम शहरी के लिए, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के लिए, एक सैलरी टैक्स के लिए इसका इतलाक नहीं होता। और ये सिर्फ वो जो कंपनियां SECP के साथ रजिस्टर्ड है उनके ऊपर इसका इतलाक होता है और उन्हीं को जो है ये ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है। और रिटर्न में डिस्क्लोजर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिटर्न में तो आप जो भी ट्रांजैक्शन अपनी करते हैं उसका एक प्रॉपर उसका अकाउंट दिया जाता है। यानी साल में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसका टोटल दिया जाता है। बैंक ट्रांजैक्शंस का ना हिसाब किताब कोई दे सकता है ना इस तरह से पॉसिबल होगा रिटर्न ऑफ इनकम में। ठीक है सर, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं और हम भी देखते हैं कि अक्सर अर्बन एरियाज़ की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, बड़े शहरों के भी, यहाँ पर भी अक्सर सर्वर डाउन आपको मिलते हैं। अगर आपको कभी अपनी बैंक की ब्रांच में जाना पड़ जाए, कोई भी बैंक हो, आप उधर जा रहे हो, तो छोटे इलाकों में तो वाकई बहुत बड़े मसाइल इसमें होंगे। तो क्या ये अभी बर वक्त नहीं है या इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए आपके नज़दीक, वो भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या छोटे बिजनेसमैन हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शिक मौजूद है जो ये कहती है कि 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको आपको क्रॉस बैंक अकाउंट से करना है, यानी चेक उसका देना है, क्रॉस चेक। फॉर इंस्टेंस, पार्टी ए जो है वो पार्टी बी के नाम से चेक देगी, पार्टी सी या डी का चेक नहीं देगी। तो लॉ तो मौजूद है, आज से नहीं, 2001 से, बल्कि उससे पहले 79 का जब ऑर्डिनेंस था उस वक्त से ये शिक मौजूद है। लेकिन अब ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स की जो ये जिद्दत लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हम इसके लिए प्रैक्टिकली तैयार नहीं है और ये केओस होगा और परेशानियां, इसमें लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी और FBR को भी कहीं ना कहीं जाके ये बाद में रियलाइज होगा कि शायद इस वक्त हम इस स्टेप के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से नए मुजवज़ा कानून में पॉइंट ऑफ सेल इस्तेमाल करने वालों को फ़ायदे भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पॉइंट्स की बुनियाद पर जुर्मानों से भी छूट दी जाएगी, आप समझते हैं कि ऐसे इक़दाम जब करेंगे तो फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उसका इस्तेमाल का जो रुझान है वो भी आम हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगी चीज़ें फिर? ये देखिए, पॉइंट ऑफ सेल का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और लोगों की जो सेल, अगर पहले कोई सेल प्रॉपर नहीं दिखाता था तो वो अब मजबूरन दिखाना शुरू कर देगा। अब इसके पीछे FBR जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव कर रही है जिसमें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लोगों की जिनको जो है ये पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर होने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो 17% से कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर भी बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और जो Tier 1 रिटेलर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके लिए ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देना जरूरी है बल्कि इस अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें ये बताना भी जरूरी है
कि उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी। बिल्कुल ठीक है ताकि जहान अगर मर्चेंट साहब, कोई- बहुत शुक्रिया आपका। सुबह आप बात कर रहे थे, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.